क्या ईरान पर आज सबसे बड़ा हमला होगा? क्या इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका कूदेगा? क्या आज रात खामनेई पर ट्रंप का कहर बरपेगा? क्या आज ही अमेरिका खामनेई का खात्मा कर देगा? क्या अब मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलेगा? ये सवाल बेवजह नहीं है, ये सवाल बेबुनियाद भी नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे है अमेरिका की जंगी तैयारी की ये तस्वीरें। इन सवालों के पीछे है अमेरिका के ये विनाशक फाइटर जेट्स जो ईरान के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका के ये फाइटर जेट और बॉम्बर तब मिडिल ईस्ट पहुंचे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। उस तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन अभी हम उसे मारेंगे नहीं। खामेनेई के लिए ट्रंप का यह सीधा संदेश था कि सरेंडर करो वरना सर्वनाश तय है। ईरान में महाविनाश तय है, ईरान का खात्मा तय है। लेकिन खामेनेई ने सरेंडर के बजाय सीधी जंग का ऐलान कर दिया। ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ट्रंप की चेतावनी के ठीक बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हैदर के नाम पर युद्ध शुरू होता है। हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के ठीक बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जंग में पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान ने दावा किया कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है, इजराइल के सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है। यह हमला इजराइल और उसके सहयोगी देशों को ईरान की ताकत का सीधा संदेश था। यह हमला अमेरिका को उकसाने वाला था। इन हमलों से अमेरिका भड़क उठा। ट्रंप ने ईरान को तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजराइल ईरान संघर्ष पर 1 घंटे 20 मिनट तक मीटिंग की। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक मीटिंग में ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने की चर्चा हुई। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका ईरान के इस न्यूक्लियर सेंटर पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर सकता है। ट्रंप का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, लेकिन न्यूक्लियर मुद्दे पर ईरान पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, मिसाइल और घातक ड्रोन से अटैक कर रहा है। तो जवाब में इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के कई शहरों में तबाही मचा दी। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान में रात भर चले एक बड़े ऑपरेशन में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इस हमले में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें परमाणु हथियारों से जुड़ी एक फैक्ट्री और हथियार बनाने वाली कई जगहें शामिल थी। इजरायली सेना के मुताबिक जिन हथियार फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया, वहां मिसाइलों और विमानों को गिराने वाले सिस्टम बनाए जा रहे थे। इन जगहों पर कच्चे माल और जरूरी उपकरण तैयार किए जा रहे थे। इजराइल के इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। उसके सैन्य ठिकाने और हथियार डिपो बर्बाद हो गए, लेकिन इसके बावजूद ईरान घुटने नहीं टेक रहा, कदम पीछे नहीं हटा रहा, जंग की आग को और सुलगा रहा है। लेकिन सवाल है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का दुनिया पर क्या असर होगा? क्या यही जंग तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी? क्या अमेरिका के जंग में कूदने से ईरान पर न्यूक्लियर वार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ती हुई ये जंग दिखाई पड़ रही है। इसका फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है या सोचा क्या गया है स्ट्रेटेजी को जानने और समझने वालों के जरिए जो इजराइल में बैठे हैं या ईरान में बैठे हैं या इजराइल के साथ अमेरिका में बैठे हैं, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं उससे इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनका मैं रुख करना चाहूंगा। मेरे साथ डॉक्टर एरोन अब्राहम इस वक्त जुड़ रहे हैं जो कि सीधे इजराइल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ दिलीप चेरियन साहब जुड़ रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में हमको समझाएंगे। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं इजराइल का रुख करूंगा। डॉक्टर एरोन अब्राहम मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एरोन अब्राहम, दो सवालों के जवाब से आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पहला तो ये, इस वक्त इजराइल के अंदर क्या हालात है? ईरान ने बड़े दावे किए हैं कि उन्होंने अपनी मिसाइलों के जरिए कई टारगेट्स हिट किए हैं, एक बात उस बारे में बताएं। और दूसरा ये कि जब ईरान ने कहा है कि अब ये वॉर की शुरुआत है खमेनी की तरफ से, तो क्या इजराइल को वाकई अंजाम भुगतना होगा, ऐसी बात समझी जा रही है वहां पे? शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय जय इजराइल सबके लिए, जितने पैनलिस्ट हैं, सारे व्यूवर्स के लिए हमारी तरफ से इजराइल और इजराइल के लोगों की तरफ से सबको शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। देखिएगा, आपके दोनों सवाल हम उनका उत्तर हम देते हैं। जहाँ तक कि इनका पता नहीं, ये पता नहीं कौन कौन से मीडिया में कौन कौन से प्रो ईरान मीडिया, प्रो क्या क्या चल रहा है। 15 से 25 मिसाइलें दागी गई कल रात में। उसमें से सिर्फ 2 मिसाइलें तेल अवीव के बाहर गिरी, कोई डैमेज नहीं हुआ। रात में करीब 12-1 बजे जब हम अपना डिनर ले रहे थे तो हमारे घर के ऊपर 3 ब्लास्ट की बहुत बड़ी आवाजें आई। ये जो हम सदर्न इसराइल में रहते हैं, तो यहाँ ये हूतियों का हमला होता है हमारे इस वाले एरिया में। और उस तरफ जो नॉर्थ और सेंट्रल इसराइल जो होता है, हमसे करीब 100-125 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे यहाँ की इनकी मिसाइल्स आती हैं। और हमने अपने इस पे जो हमारा जो 3 ऑथेंटिक न्यूज़पेपर हैं वो हमने खोल के हमने पढ़े, सुबह सुबह पढ़ लेते हैं हम। उनके अनुसार भी कोई जान का और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। और पता नहीं लोग कहाँ कहाँ की, जैसे कल भी अपनी बात चल रही थी कि इसीलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं वहां आप क्या देख रहे हैं। कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल अब, और हम आप 8 बजे से लेके 1 बजे तक की ड्यूटी करके आए हम, अच्छे से आराम से। कोई सायरन सुना नहीं पड़ा अभी आज दिन में अभी तक। और ये जो है ना, हमारी ख्याल से ये रात, जो आज की जो रात हम लोगों की रहेगी इनकी, क्योंकि मैक्सिमम इनके अटैक्स जो होते हैं वो नाइट में ही होते हैं। तो आई एम होपिंग कि आज की जो नाइट जो हमारी जो जो रात्रि जो रहेगी अगली वाली, जो जब ये आने वाली है, उसमें ना तो कोई सायरन बजेगा और ना कोई, हाँ, हूतियों की तरफ से आ सकता है, क्योंकि हूतियों का अभी इसराइल ने ट्रीटमेंट का प्लान किया नहीं है। लेकिन जहाँ तक तेहरान और ईरान की बात है, उनकी जो मिसाइल और जो ये कैपेसिटी है बहुत बुरी तरह से वीक हो गई है। और अब जो कुछ भी बचा खुचा होगा, उन्हें वो कह जरूर रहे हैं 6 दिन के अंदर उन्होंने इतना अटैक करने की बात के बाद आज कह रहे हैं कि हम इसका अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हमें तो नहीं लगता है कि हमको अब इससे जो कुछ नुकसान होना था वो हो गया, इसके आगे हमें नुकसान होने वाला नहीं है। हम लोगों ने सबने, जैसा कि हमने कल भी बताया था और आज भी, आज तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई ड्राइविंग में। और हमारे जितने और भी भीड़ लगने लगी सड़कों के ऊपर, जितने भी जो काम रुका हुआ था पिछले 2-4 दिन से, जो हम लोगों को मतलब एक तरह से एहतियात के तौर पे हमको ये बता दिया गया था कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, लेकिन आपको खुद आपको अपनी हेल्प करना है, आप अपने संभल के रहिए। सायरन बजता है कहीं देखते हैं आप, या फिर आपको अलर्ट आता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन और जितने भी फोन हैं, जितने भी फोन्स हैं इसराइल में, सबके ऊपर एक साथ, और अपने भारतीय लोग, जितने भी अपने भारतीय लोग जो काम कर रहे हैं, हाँ, हम इस चैनल के द्वारा हम ये बता देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे भारतीय काम करने वाले लोग हैं कंस्ट्रक्शन में या फिर कहीं भी, वो सब के सब सुरक्षित हैं और उनको वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे कल परसों तो हमारे यहाँ उनको हमने लंच पे भी बुलाया था, फ्राइडे इवनिंग। तो सब लोगों को आप दे दें एक मैसेज अपने चैनल के थ्रू
कि जितने भी भारतीय हैं, हम तो उनके डॉक्टर्स भी हैं, हमारे अंडर में कम से कम 200-250 अपने भारतीय लोग हैं, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो किसी को ना तो कोई डर है। आज भी हमने 2-3 लोगों को सुबह देखा है ना वो डर रहे हैं, और हमने उनसे बोल दिया कि भाई आप कुछ कोई ड्रास्टिक कोई एक्शन ले उससे पहले हमसे जरूर बात कर लेना। ठीक है। सबके सब सेफ हैं, ठीक है। हम लोग भी सेफ हैं। और जहां तक कि आपकी जो बात हो रही है इसके बाद, जैसे कि हम सोच रहे हैं, कोई रात इस आज की रात में ना तो कोई सायरन बजेगा और ना कोई अटैक, कोई वो, क्योंकि इनका अच्छा ट्रीटमेंट इजरायली एयरफोर्स ने, उनके लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और आप ये कल परसों हमने एक छोटा सा वीडियो देखा था, वो एक बड़ी वाली मिसाइल वो रोड के थ्रू लेके जा रहे थे कोई वहाँ ईरान, हम्म। ईरान, उसको भी उड़ा दिया इन लोगों ने। तो मतलब ये अच्छा। और दूसरी बात, हमारा जो है ना वो अटैक और जो टारगेट को हिट करना इतना सटीक होता है कि वो फील नहीं होता है। ठीक है। मैं समझ रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप मुझे इजराइल से दे रहे हैं। वहां पर क्या है, खबरें बहुत सारी हो सकती हैं, वहां पर रह रहा कोई वर्जन सामने आ रहा है और वो भी हमारी अपनी मातृभाषा में, तो उससे चीजें बहुत बेहतर समझ में आती है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। इजराइल का भी हमला हुआ है ईरान पर, जहां पर ईरान को भी भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के हमले में अब तक जो जानकारी अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, करीब 585 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में अब तक ईरान में 1326 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान के मिलिट्री एसेट्स को भारी नुकसान की खबर है। जैसे डॉक्टर एरोन अब्राहम भी बात कह रहे थे, उनके मिलिट्री एसेट्स को पूरा नुकसान किया जा चुका है, जिससे वो रिटेलिएट ना कर पाए। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल कोचर, आप लोगों से चीजों को, मिलिट्री स्ट्रेटेजी को समझते समझते एस्केलेशन लैडर को थोड़ा बहुत समझना मुझे भी आया है। लेकिन आपने ही कहा था, कभी आप ही कहते हैं कि हर वॉर के एस्केलेशन लैडर में एक एक कई स्टेप होते हैं, और जहां पर ऑब्जेक्टिव हमेशा वही होता है जो पहले तय किया गया होता है। भारत पाकिस्तान में भी इसी सेंस में बात हुई थी, भारत ने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव बदल रहा है? शुरू में इजराइल का यह कहना था कि हम न्यूक साइट्स या न्यूक्लियर रिलेटेड जो सारे के सारे यूरेनियम को संवर्धित करने के जो जगह हैं उनको हम तबाह करेंगे। अब ये हो गया इजराइल की तरफ से कि खामनेई का खात्मा बहुत जरूरी है। क्या ऐसा होता है जब वॉर आगे जाता है? मेजर जनरल कोचर। धन्यवाद राजीव जी, और डॉक्टर इब्राहिम को हमारी तरफ से नमस्कार। और सुन के अच्छा लगा कि भारतीय सुरक्षित हैं इजराइल में। अब आपका जो सवाल है, देखिए, जब ये ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च हुआ था, दो ऑब्जेक्टिव थे इस ऑपरेशन के, जो आई थिंक व्यूअर्स को एक्चुअली समझना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव इस ऑपरेशन का था कि जो भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है इजराइल का, ईरान का, उसको ख़त्म करना है। और इसका ये मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इस तरीके से पीछे लेके जाना है कि कई सालों तक ईरान दोबारा से अपना न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सोच ना पाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर बाय चांस ये हासिल नहीं हो पाता है, तो जो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा कि ईरान की टॉप लीडरशिप को नष्ट करें और एक ऐसा रिजाइम चेंज ईरान में पैदा करें जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हो जाए। तो दोनों ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो न्यूक्लियर की तरफ जाते हैं। दोनों ऑब्जेक्टिव आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसीलिए आज 5 दिन की लड़ाई में हम क्या देख पा रहे हैं कि टॉप लीडरशिप जो मिलिट्री की है उसको खत्म किया जा रहा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा जा रहा है, सो दैट ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको झटका लगे। और इस काम के लिए मोसाद ने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पिछले 1-1.5 साल से बहुत मेहनत करके अपने इन्फॉर्मर्स, अपना सिस्टम, अपना अंदर का जितने भी ये जो लीडर्स मारे गए हैं, इनको
प्रिसिशन स्ट्राइक से, ड्रोन से और लॉटरिंग एमुनिशन के जो ड्रोन्स हैं इजराइल के पास, उससे मारे गए हैं। और एक आश्चर्य की बात यह है कि ये जो ड्रोन्स हैं इजराइल ने ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर पाया है। सो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मैं मानता हूँ इजराइल की। दूसरा ये है कि जो भी आपका एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसको नष्ट करना, मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट करना, कमांड कंट्रोल सेंटर्स को नष्ट करना, और जहां जहां पे इनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स है वहां पे नुकसान पहुंचाना। और फाइनल ऑब्जेक्टिव रहेगा जो इनका यूरेनियम का स्टॉक पाइल है, 409 केजी बताया जाता है IAEA की रिपोर्ट के हिसाब से। और उसकी क्षमता है कि ये ईरान 23 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है 409 केजी में। और ये जो एनरिचमेंट है ये आज की डेट में 60% तक पहुंच चुकी है, IAEA की रिपोर्ट है। और 90% तक पहुंचने के लिए ईरान को कुछ महीनों का टाइम लगेगा, से 6 से 8 महीने में ईरान के पास ये कैपेबिलिटी आ सकती है कि उसके पास 23 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो। मैं अपने दर्शकों को सर ये बता सकता हूं, एज ए सीनियर अफसर आप इस बात को मानते हैं कि 2 ऑब्जेक्टिव के साथ एक वॉर को लड़ा जा सकता है? बिल्कुल लड़ा जा सकता है, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल एम है, वो आप अपनी मिलिट्री को देते हो, ठीक, और मिलिट्री उसको कन्वर्ट करती है अपने मिलिट्री एम्स में। कई बार ऐसा होता है जो आपका मेन पॉलिटिकल एम है, अगर वो आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे तो आप कोशिश करते हैं कि अपना सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पाए। क्योंकि मैं आपको इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जितना भी न्यूक्लियर स्टॉकपाइल है ये पहाड़ों के अंदर, जमीन के अंदर छिपा हुआ है, नातांज में, फोर्दो में, जहां पर अटैक किए गए, हालांकि जी 100 मीटर अंदर। और इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है बंकर बस्टिंग। बस यहीं पर मैं अगले सवाल की तरफ आऊंगा कि इजराइल की इस कैपेबिलिटी को कौन यहां पर सपोर्ट करेगा। बड़ी खबर बता दूं, फिर दिलीप सर का रुख करता हूं। दिलीप जी मेरे साथ इस वक्त हैं, दिलीप चेरियन। IDF ने ईरान के रॉकेट लॉन्चर नष्ट कर दिए। रॉकेट लॉन्चर नष्ट करने के वीडियोज भी IDF ने जारी किए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये वीडियोज जारी किए। प्रिसीजन स्ट्राइक है, कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं है, जो जगह तय की वहां पर जाकर सीधी मार की और उन रॉकेट लॉन्चर्स को IDF ने तबाह कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। दिलीप चेरियन सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। दिलीप जी, क्या 60 दिन का वक्त डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मैंने दिया था, 60 दिन के बाद 61वां दिन होता है और तब इजराइल हमला कर देता है। किस तरीके से समझें इसको? क्या अमेरिका ईरान के बीच चल रही बातचीत इजराइल को परेशान कर रही थी कि अगर ये और चलती तो ईरान पर कुछ प्रतिबंध शायद हट जाते और अमेरिका एक नया परमाणु समझौता शायद ईरान के साथ कर लेता, फिर सिचुएशन एकदम बदल जाती? दिलीप जी जी, जो अभी तक पता चल रहा है वो ये है कि ये युद्ध जो है वो इजराइल ने खुद शुरू किया और अब ऐसा मोड़ पे खड़े हैं जहां अब ये चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि अमेरिका को खुद इस जंग में आना पड़े। ये प्लान था कि नहीं, मुझे लगता है कि ये प्लानिंग के बिना किया गया और इजराइल के नेतन्याहू ने डिसाइड किया कि अगर मैं यह करूं तभी चांस है कि यूएस हमारे साथ जंग में खड़े हो जाए। पर अभी एनालिसिस जो चल रहा है विदेशों में यह है कि अमेरिका अगर इस युद्ध में अपना हाथ दिखाया और अपने जो बॉम्बर्स है, जो मिसाइल्स है, उनको यूज किया, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहता है। और अगर ये हम डोनाल्ड ट्रंप के जो अभी तक जो प्लानिंग है
उसके प्लानिंग के खिलाफ होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह प्लान है कि जहां तक हो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम करने का इरादा से ही वो चल रहे थे। अभी तक वो प्लान था और इस प्लान में अब बाधा पड़ गया है और इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट करने से अमेरिका और चाइना या अमेरिका और रशिया ये युद्ध का एक हिस्सा हो जाएगा और उससे मेरे ख्याल में जो ग्लोबल इक्वेशन ट्रंप का सोच में था वो मेरे ख्याल में डिस्टर्ब होगा। ट्रंप का डिस्टर्ब होगा। लेकिन मैं एक बड़ी खबर ले लूं, फिर सवालों के साथ आगे बढ़ता हूं। आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल एफई डेफरिन का बयान सामने आया है। ईरान में 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया गया है। यानी इजराइल कह रहा है, अमेरिका मान रहा है कि ईरान के एयर स्पेस में इजराइल ने एयर सुप्रीमेसी हासिल कर ली है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये बताएं कि युद्ध लड़ने के दो तीन तरीके होते हैं, काइनेटिक या नॉन काइनेटिक होता है। लेकिन क्या 1600 किलोमीटर की दूरी पर बैठे ये दो राष्ट्र इजराइल और ईरान जिस युद्ध को लड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन वीएन झा, जिसका हिस्सा बनने से अब तक अमेरिका बचता आ रहा था, पिछले कई वॉर में अमेरिका बचा भी है, क्या इस बार अमेरिका नॉन कॉन्टैक्ट वॉर में ईरान के साथ उलझ सकता है? यानी ट्रिगर किया इजराइल ने और अमेरिका उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़े? राजीव जी, काफी पॉसिबल है कि उसको आना पड़े, क्योंकि जितने अभी तक न्यूक्लियर परिष्क्रमण संस्थान थे, यूरेनियम इनरिचमेंट, उसमें से 60 to 90% वाला जितना था, चाहे वो आप थरकुजाबाद ले लीजिए, फर्डो ले लीजिए, नेतांज ले लीजिए, कोंदाब, मुबारकियां, लाविसान में भी हमने सुना है कि वहाँ भी अटैक हुआ है, अर्देकान बुशहर में, और इसके अलावा और भी 2-3 हैं, जैसे अंतराक है, आबदे है, पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो इन्रिचमेंट है वो 60% से ज़्यादा की है, और इन्हीं जो इन्रिचमेंट प्लांट्स थे उनको ईरान IAEA के इंस्पेक्शन के अंदर में लाने से मना कर रहा था। तो जो अभी ट्रंप का जो कहना था कि शायद उसको आना पड़े, हालांकि उसने अभी सिर्फ एक ही वर्ड कहा था, अनकंडीशनली सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि ईरान जो है अपने आप को किसी और के हवाले कर देगा, नहीं। ये जो उनकी पॉलिसी अभी है इनरिचमेंट करने की, 60% से ज्यादा की, उसको सरेंडर करने से उनका मतलब है कि ईरान में वेपन ग्रेड जो यूरेनियम है वो वहां पे परिष्क्रमण नहीं की जा सके, जिससे कि इसराइल को भी यही खतरा। देखिए होता क्या है कि इतने सारे न्यूक्लियर स्टेट्स हैं आज के दिन में देश में, दुनिया में, लेकिन जैसे भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए, नो फर्स्ट यूज, हम किसी के ऊपर में हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो रोग स्टेट्स हैं जैसे पाकिस्तान ने जिस दिन इसने अपना एक्सप्लोजन किया था, उसने कहा था हमारा तो भारत के खिलाफ है, हम फर्स्ट यूज का ऑप्शन रखते हैं। वही चीज ईरान ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे कहा था। आयतुल्लाह ने खुद कहा हुआ है कि जिस दिन हमारे पास में ये होगा, हम ये जो स्पेसिफिक है ये इसराइल के स्पेसिफिक है। तो जब आप इस तरह की मनसा रखते हैं तो ऑब्वियसली इसराइल यहाँ पे उसी तरह से जी रहा है जैसे जीव दांतों के बीच में जी रहा होता है शुरू से। 1948 से इसका इतिहास ले लीजिए। तो आज के दिन में और अगर आप नेतन्याहू जी का वो बयान ले लीजिए जो उन्होंने UN जनरल असेंबली में पिछले साल दिया था कि आई विल नॉट एक्सेप्ट अ न्यूक्लियर ईरान, और यही चीज मानना है यूनाइटेड स्टेट्स का भी। तो न्यूक्लियर ईरान ना हो उसके लिए बहुत सारे जो न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी थे उसके ऊपर में हमला हो गया। बच गया है सिर्फ क्या, फर्डो में जमीन के नीचे 3 तल्ला नीचे फॉर्डो की पहाड़ियों में 100 मीटर्स नीचे जो प्रोसेशन है, ऐसा माना जाता है कि वहां भी 60 से 90% का इनरिचमेंट होता है। और अभी तक जितने इनरिचमेंट यूरेनियम उनके पास में है, माना जाता है कि शायद 7 या 8 न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उससे बनाया जा सके, वो भी वहीं पे स्टोर है। तो अभी सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर उस फैसिलिटी को
खत्म करना चाहते हैं तो आप वहां पे या तो जो जो शक्तिशाली बॉम्ब है जितने सबसे ज्यादा उसको वहां पे गिराइए, या फिर ईरान जो है वो वार्ता के पटल पे आए, टेबल पे बात करने के लिए आए कि वो अपना जो ये जो वॉर ग्रेड यूरेनियम बनाने का जो उसका प्लान है उसको वो खत्म करे, उसको वो बंद करे, और फिर उसके बाद और बाकी इस सारी चीजें हो कैपेबिलिटी सकती के हैं। बंकर बस्टर बम्स केवल अमेरिका के पास है, यानी उसे उतरना पड़ेगा। जी हाँ, तो और वो भी एक से नहीं होगा, शायद कई गिराने पड़ेंगे, क्योंकि 100 मीटर जब आप किसी चीज को आप विध्वंस करना चाहते हैं तो ये बंकर बस्टर जो है ये एक बार में शायद 50-60 मीटर ये बंकर बस्ट कर सकता है, लेकिन जब 100 मीटर आपको जाना हो शायद 2 या 3 आपको वहां पे गिराना पड़ेगा। और इसीलिए ट्रंप ने सजेस्ट किया था सारे तेहरान वासियों की आप तेहरान खाली कर दें। तेहरान खाली करने का एक और भी कारण हो सकता है कि जितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उसके भी जल रहे हैं, जैसे तरकुजाबाद है, नतांज है, तो इसके जो धुआं है, अगर अगर वो संयंत्र के जहां पे यूरेनियम होती है अगर उसमें आग लगी हुई है तो ऐसा पॉसिबल है कि जो जो यूरेनियम है उसके ऑक्साइड्स या उसके कुछ और जो जो चीजें हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो शायद स्मोक में आए। ये एक खतरे वाली बात है, इसलिए जितने लोग वहां से जा सकते हैं वो उनको जाने के लिए कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आने वाला क्या है। आने वाला जैसे आपने कहा था कि क्या ये हमला होगा, तो हमला अभी डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि ये हमला ना करना पड़े, लेकिन वो जो फर्डो में जो तीसरा तल्ला है वो उसको खत्म करना या उसको सरेंडर करना या उसको सबों के हवाले सुपुर्द करना, और फिर जितने सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं उसको IAEA के अंदर में लाके इंस्पेक्शन के लिए रखना। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है सर कि 60 दिनों की वो जो बातचीत का दौर था शायद उसमें कुछ निकलता, लेकिन इशारा कुछ नहीं निकला। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने बयान दिया है, ईरान में अब हम नए ठिकानों पर बमबारी करेंगे, ईरान की सरकारी बिल्डिंगों पर भी अब हमला करेंगे। काट्ज का बयान, ईरान में हम तानाशाही का पतन करेंगे। यानी इजराइल ने अपना ऑब्जेक्टिव अब रिफाइन कर लिया है और ईरान की तानाशाही के खात्मे तक इजराइल ने अब खुद को एक तरीके से तय कर लिया है। यानी इजराइल तय कर चुका है उसे क्या करना है। मेरे साथ दिलीप चेरियन इस वक्त जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। दिलीप जी, अगर ईरान पर बहुत ज्यादा दबाव होता है, अगर इसमें अमेरिका कूदता है या ये वॉर और बढ़ता है, तो क्या ईरान परेशान होकर किसी दबाव में, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है जहां से वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल का निकलता है बाकी कंट्रीज के लिए, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में कुछ कर देता है तो ये पूरा वॉर पूरी दुनिया में फैल सकता है? देखिए, वो डेंजर तो है और लोग इस डेंजर को मानते हैं, पर मेरे ख्याल में इससे भी बड़ा डेंजर यह है कि इस वक्त अगर अमेरिका इस लड़ाई में कूद जाए तो उससे ईरान निगोशिएटिंग टेबल पे आएंगी कि नहीं, क्योंकि आज जो उनका सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में जब वो स्टेटमेंट आता है उसका मतलब ये है कि हम निगोशिएशंस के लिए अपने टाइम पे ही आएंगे और उनको दोबारा इनवाइट करना और इजराइल को टेबल पे लाना अब अमेरिका का काम है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में आपने जो बताया, हॉर्मुज स्ट्रेट का जो इंडिकेशन था, ऑलरेडी कुछ वॉरशिप्स पे कुछ अटैक से हमें पता चला है कि वहां कुछ एक्शन शुरू हो गया है। अगर वो होता है तो जो इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ग्लोब पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा और इससे ईरान पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा पर इजराइल पे प्रेशर बढ़ सकता है। और ये इंडिया, चाइना या इस पूरे इलाके को इकोनॉमिकली कितना बड़ा डेंट देगा दिलीप जी? देखिए, डेंट तो काफी होगा क्योंकि इंडिया के लिए ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेस पॉइंट है, चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस पॉइंट है। तो चाइना इसको एनकरेज नहीं करेंगे
कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करे। बाकी जो भी करे, वो चाइना का ये उद्देश्य नहीं है कि अपने इकोनॉमी पे कोई इनडायरेक्ट खतरा हो। वॉर और एम्यूनिशन ये सब तो अलग बात है, पर वो जो इकोनॉमिक पावर को रोकने का जो अननेचुरल रिजल्ट होगा वो अवॉइड करना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लगता है ऐसा है कि ईरान अगर प्रेशर में आता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है, जो फिर वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं, ईरान पर अटैक कर सकता है अमेरिका, जो लगातार बातें चल रही हैं जिसके इशारे मिल रहे हैं। और बंकर बस्टर की बात ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी कर रहे थे, उन्हीं का इस्तेमाल होगा जिसमें ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला होगा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने बॉम्बर्स की तैनाती कर दी है। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह है कि IAEA की बात हो या दूसरे न्यूक्लियर रिसर्च ग्रुप्स की बात हो, सबका इस पर सीधा कहना है न्यूक्लियर एसेट्स पर हमले से बचना चाहिए, क्योंकि इस पर हमला पलटकर आप पर भी असर डाल सकता है। ये बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर एरोल अब्राहम भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अब्राहम, अब जबकि जंग शुरू है, ईरान ने भी कह दिया है नो सरेंडर, हम इजराइल को जवाब देंगे, हम अमेरिका को जवाब देंगे। इजराइल का रियल एम क्या है, रियल टारगेट क्या है, इजराइल कर क्या रहा है, किस तरीके से वहां पर हो रहा है? क्योंकि अंदर खामोशी है, अंदर पब्लिक को इस बात का एहसास नहीं है कि बाहर कितना बड़ा वॉर चल रहा है। देखिएगा, हमारा तो वैसे ये दो स्टेप्स का प्लान पहले से ही था। पहले तो इनकी न्यूक्लियर जितने इंस्टॉलेशन, इनकी फैसिलिटीज हैं, वो सबको खत्म करो। और ये अगर करेंगे तो पूरी तरह से ये वाइप आउट हो जाएंगे। इनका जो अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मुल्लाओं का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वाइप आउट वैसे ही हो जाएंगे। बी प्लान में ये रहेगा कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, उस गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट जो कोएग्जिस्ट करे, जो दुनिया के और प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक, मानवतावादी ये जो सिस्टम है अपना, उसके साथ जो कोएग्जिस्ट करे, उसको सरवाइव करने दिया जाए। और इसके बाद अभी तो ये भी बात चल रही है हमारी, जो 1979 के पहले तेहरान और तेल अवीव में डायरेक्ट फ्लाइट होती थी। लोग वहां से आते थे, यहाँ पे 2-4 दिन रहते थे, एंजॉय करते थे और चले जाते थे। वो टाइम फिर से एस्टेब्लिश करने की वो नेतन्याहू बात कर रहे हैं। और हमारा जो कनेक्शन जो इस्राइल का और पारसीज का जो है, किंग दरायस और किंग साइरस, इन दोनों लोग ये बहुत बड़े राजा थे और ये बहुत बड़े प्रो ज्यूश थे। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम। आपको एक इजरायली होने के नाते, एक भारतीय इजरायली होने के नाते, क्या ये यहां पर चिंता नहीं होती कि ईरान आसपास के खित्ते के इलाके के बाकी इस्लामिक कंट्रीज को इस जंग में शामिल कर सकता है इजराइल के खिलाफ? देखिएगा, कोई नहीं आएगा ईरान के साथ, क्योंकि कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसने एक कहीं से कोई ये इनके मुल्लाओं का ये जो राज्य स्थापित हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि जो भी मिडिल ईस्ट में जो भी ये राजा प्रथा चल रही है, ये इस्लाम के अनुसार हराम है। ये बात कह के जो भी उस टाइम आया, तो लग हमें कौन था उस टाइम, जो भी था उस टाइम से जितने भी, अच्छा, और दूसरी एक और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब के सब सुन्नीज हैं। ईरान एक ऐसा शिया देश है, एक ही है, और वो और इसके जितने भी आप मिडिल ईस्ट में जितने भी आप ले लो, सारे के सारे किंगडम कह लो या फिर जो भी है, सबके सब सुन्नीज हैं। तो कोई नहीं आएगा, आई एम वेरी श्योर, कोई भी नहीं आएगा आज में। अच्छा, और दूसरी बात, इन लोगों का जो 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 कट्टरपन है, वो दूसरों को, बात वहीं आ जाती, कोई एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। अच्छा, संक्षेप में एक चीज और बताइए, फिर आगे बढ़ता हूं। क्या आपको यह लग रहा है कि यह लड़ाई ज्यूज वर्सेस इस्लाम बनाई जा रही है?
नहीं, बनाई नहीं जा रही है। ये है, ये है ज्यूज वर्सेस मुस्लिम है ये। क्योंकि इनकी कुरान में लिखा हुआ है कि वो दिन कयामत का दिन है, वो इसी का वेट कर रहे हैं। कयामत का दिन जब तक नहीं आएगा, जब तक सारे मुसलमान यहूदियों को खत्म कर देंगे, और यहूदी ये जो है ना छिपने के लिए पत्थर और पेड़ों के नीचे पीछे छुपेंगे, और वो पत्थर और पेड़ ये कहेंगे मुसलमानों से, बिलीवर्स से, कि ये मुस्लिम, ये बिलीवर इधर आ, यहूदी यहाँ छुपा है और उसको मार। जब पूरे यहूदी खत्म हो जाएंगे, तब इनका कोई मेहदी या कोई कयामत का दिन आएगा। तो ये तो बिल्कुल ये रिलीजियस वॉर है पूरी तरह से। ठीक है, और ये बिल्कुल इस्लाम वर्सेस यहूदियों का है ये, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। मैं यही आपसे समझना चाहता था कि इजराइल में इसको लेकर क्या सोच है, आपने उसको साफ किया। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लूं, फिर मेजर जनरल राजन कोचर का रुख करूंगा। ईरान ने मोसाद के 5 एजेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। लोरिस्तान से मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार करने की बात कही है, और ईरान की एजेंसीज यानी IRGC इनसे पूछताछ कर रही है। ये दावा ईरान ने किया है, हम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा लोरिस्तान से मोसाद के इन 5 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से ईरान के अंदर टारगेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक हुई हैं, उसको लेकर ईरान को शक था कि उनके अंदर मौजूद कई लोग इजराइल के साथ मिले हुए हैं, और इसी पर उन्होंने इन 5 को गिरफ्तार किया है। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल कोचर, जब पहला अटैक हुआ था, जब फाइटर प्लेन के जरिए ईरान में टारगेट्स को स्ट्राइक किया गया था, जिसमें कई सुप्रीम लीडर्स आर्मी के इनको खत्म किया गया था, तब बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानियों को एड्रेस किया था, अंग्रेजी में एड्रेस किया, और ईरानियों को उन्होंने कहा था कि इन ईरानियों को अपनी आज़ादी हासिल करनी है, और इजराइल उसके लिए रास्ता साफ कर रहा है। क्या ये इतनी ही बात है इस मैसेज में, या फिर ये मैसेज तभी दे दिया गया था कुछ बड़ा होने की तरफ, जो शायद आगे आने वाले दिनों में 1-2 दिन में शायद होने वाला हो? राजीव जी, ये एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक नमूना है। जब आप लोगों को एड्रेस करते हैं जानते हुए कि लोग हुकूमत के साथ नहीं हैं। लास्ट 2024 के इलेक्शन में हमने देखा कि ईरान में वोटर्स टर्नआउट खाली 41% था, और ये 1979 के बाद सबसे कम टर्नआउट ईरान में एक्चुअली रहा है। ये वोटर्स टर्नआउट जो हमने देखा है, तो और काफ़ी, अगर आपने देखा है कि ईरान में डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं और प्रोटेस्ट हुए हैं, और जो भी लीडर्स जो ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनको गायब कर दिया गया था, और ये सारा काम IRGC करता है। तो इसीलिए आपने देखा कि ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं, जब ये जो लीडर्स को मारा है, इसमें IRGC का जो लीडर था आपका, वो उसको, जो उसका जो हेड कमांडर था हुसैन सलामी, उसको मारा था, और बाकी उसके डेप्टीज को भी मारा था। तकरीबन 12 से 13 IRGC के लीडर्स को मारा था, और ईरानियन आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ को मारा था, मोहम्मद बगेरी को। तो ये एक बेसिक जो स्ट्रेटजी, आप इसको देखिए, इसराइल ने इसकी क्या स्ट्रेटजी बनाई। जो आपका जो IRGC होता है, वो खुमैनी को प्रोटेक्शन देता है जी, रिपोर्ट भी उसी को करता है। पूरा उसकी जो इंटरनल जो मामले हैं उसको सॉर्ट करता है, और ईरानी आर्मी होती है वो एक्सटर्नल दुश्मन के लिए बनी होती है। तो इससे एक साफ जाहिर हो रहा है कि आज नहीं तो कल खुमैनी को टारगेट किया जाएगा। ट्रंप ने स्टेटमेंट दिए कि अभी हम नहीं करना चाहते, बट टाइम आने पे हम करेंगे। वो चीज बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि खुमैनी को इतना प्रेशर में डाल दें कि वो एग्रीमेंट पे आ जाए। अगर वो एग्रीमेंट पे नहीं आएंगे, मेरा ये मानना है, निश्चय है मेरा, ये कन्विक्शन है मेरा, कि खुमैनी को खत्म कर दिया जाएगा, और उनके पास उसके कोऑर्डिनेट्स
हमेशा रहते हैं, चाहे वो बंकर में अंडरग्राउंड कहीं पे घुसे हुए हैं और कोई ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि वो रशिया भाग गए हैं, तो इस टाइप की रिपोर्ट्स आती रहेंगी लड़ाई के टाइम पे। बट खुमैनी अभी ईरान में ही है, और वो एक टारगेट रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के लिए। और दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो पूरी लड़ाई है, जो स्पेस, जो एयर स्पेस कंट्रोल हुई है, वो अमेरिका की वजह से हुई है, क्योंकि इसराइल के पास ऐसी सैटेलाइट्स नहीं है, ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरे एयर स्पेस पे अपना काबू कर कर पाए। पाए। तो एक साफ चीज है कि इसमें अमेरिका एक बैकएंड की तरह घुसा य- हुआ है इसराइल के साथ। यानी और जितने यानी मैं एक मैसेज रख सकता हूं आपके हवाले से, आपके एनालिसिस से, कि अमेरिका आएगा नहीं आएगा दूर की बात है, अमेरिका आ चुका है, बस अमेरिका का चेहरा सामने नहीं है। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने बयान दिया है, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है, इजराइल को इसकी सजा मिलेगी, इजराइल पर हम दया नहीं करेंगे। क्या यह भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? ये भी हम समझेंगे, लेकिन इजराइल पर हम दया नहीं करेंगे, इजराइल को इसकी सजा मिलेगी, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। यह खामनेई का बयान सामने आया है। अब ये खामनेई कोशिश कर रहे हैं बहादुर होने की, या बहादुरी भरे शब्दों को बस सामने रख रहे हैं, ये तो कुछ दिनों के अंदर पता जरूर चलेगा। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से यह बयान सामने जरूर आ रहा है। मेरे साथ खास मेहमान कई सारे जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, मैं कई लोगों से, आप लोगों से चर्चा करने से पहले बात कर रहा था, उसमें एक सवाल निकल कर सामने आया था। वो सवाल एज इट इज मैं आपके सामने रख देता हूं और आप उसको एक्सप्लेन करें। हमने अभी समझ लिया, चेरियन साहब ने भी समझाया, मेजर जनरल कोचर, डॉक्टर एरोन अब्राहम में भी कई बातें रखी, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक और रूस यूक्रेन पार्ट 2 दुनिया में तैयार हो गया है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, अभी फिलहाल के संदर्भ में तो अभी ये रशिया यूक्रेन नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के साथ में नेटो खड़ा था और इसीलिए यूक्रेन इतनी दिन सरवाइव कर पाया, नहीं तो वो कब का खत्म हो गया होता। ये बात यहाँ पे ईरान के साथ में नहीं है। ईरान के साथ में आज के दिन में लगभग लगभग कोई नहीं है। लेबनान आप ले लीजिए, लेबनान के पास में कोई शक्ति नहीं है। यमन को ले लीजिए, यमन की अपनी शक्ति नहीं है। थोड़ा सा इराक में हिजबुल्लाह के बहुत सारे फैक्शंस, खास करके खिताब हिजबुल्लाह, उससे वहां पे लोग डरते हैं, वो इतना सशक्त है। तो कुछ चीजें यहाँ पे हैं। सीरिया, सीरिया इसके सामने में शायद इसके साथ नहीं आना चाहेगा ईरान के साथ में। हालांकि सीरिया में जो अभी रेजिम है तहरीर की, वो उसमें इसके भी फैक्शंस हैं। आपने सुना होगा जिस दिन टेक ओवर किया था सीरिया में, तो हिजबुल्लाह पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने रिकॉग्नाइज दिया था कि हम उसका उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम पहचान देते हैं। तो ये दिमाग में मत रखिए कि ईरान के साथ में कोई खास देश आज के दिन में जिस तरह से यूक्रेन के साथ में खड़ा था वो है। तो ये तो बिल्कुल साफ हो जाए। दूसरी चीज, देखिए, हम लोग सब चीज एक चीज को भूल रहे हैं। अगर इसराइल का ईरानियन एयर स्पेस पे टोटल एयर डोमिनेंस है, सुप्रीमेसी है, तो वहां से एक भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं होगा। वहां से एक भी मिसाइल अगर टेक ऑफ किया या लॉन्च हुआ, तो उस मिसाइल का जो सिग्नेचर है वो इसराइली एयरक्राफ्ट को, F-35 उनके पास में है, उसके पास में मिलेगा, और फिर अगले मिसाइल से वो तबाह हो जाएगा। हालांकि अभी भी ईरान के पास में कुछ मिसाइल्स हैं, इंक्लूडिंग सम हाइपरसोनिक, ये अभी उनके पास में हैं। कहाँ छुपाए हैं वो उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में वो इसको अधिकतर छुपाया जा रहा है, क्योंकि मिसाइल बनाने का जो उनका फैक्ट्री था उसके ऊपर में अटैक हो गया है। ज्यादातर जो मिसाइल छोड़ने के इसके प्रतिष्ठान थे, जहां पे स्टोर और जहां से लॉन्च होती थी, उसको खत्म कर दिया गया है। छोटे जो रेंज के मिसाइल्स थे, जो कि 1000 किलोमीटर से कम का था, जो कि
इसराइल पे हमला नहीं किया जा सकता, जिससे वो अभी भी इसके बचे हुए हैं, लेकिन वो इसराइल के अगेंस्ट में फिलहाल यूज नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि उसको ट्रांसपोर्ट करके वो इराक में लेके ना जाए या किसी और देश में लेके ना जाए। तो ये आज के दिन में प्रॉब्लम है ईरान के साथ में कि चूंकि एयर डोमिनेंस नहीं है वहां पे, ईरान आने वाले किसी भी दिन में घुटने पे लाके खड़ा किया जा सकता है, उसको घुटने पे लाया जा सकता है। ये प्रॉब्लम अभी ईरान के साथ में है। अब इन सबों के अलावे जो हम लोग कहते हैं कि ये कितना दिन सरवाइव करेगा, देखिए वॉर जोन में क्या होगा ये कहने वाला कोई नहीं है। हम लोगों की जो इनिशियल ओपिनियन थी यूक्रेन के बारे में वो आप जानते हैं, हमस के बारे में वो आप जानते हैं, सूडान में चल रहा है वो आप जानते हैं, किस तरह से इराक और अफगानिस्तान निकला हुआ है। ये सारी चीजें जो हैं हमें बताती हैं कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं आज के दिन में कि कौन सा वार कब तक चलेगा। लेकिन ईरान आज के दिन में बिल्कुल सदमे में है, क्योंकि उसके पास में ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि उसके पास में एयर स्पेस ही नहीं है। तो इसीलिए उसको अगर सुविधा या कोई प्रोविजंस मिलेगा, कहां से मिलेगा, कौन लाएगा? चाइना ये रिस्क नहीं ले सकता है, रशिया ये रिस्क नहीं लेगा, बच गया कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर में आप यकीन नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक जगह है, एक चीज है जो पाकिस्तान कर सकता है, आयतुल्लाह को यहां से निकाल के तुम भी इस्लामिस्ट, मैं भी इस्लामिस्ट, दोनों रेडिकल हैं, वहां पे उसको छुपाया जा सकता है। अगर वहां पे ओसामा को छुपाया जा सकता है अबोटाबाद के बगल में, तो ये आयतुल्लाह को भी वहां पे छुपाया जा सकता है। दूसरा, पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल पे आप ध्यान रखें। अभी जैसा हम लोगों ने पिछले लगभग 2-3 महीने में हमने कवर किया था कि ईरान के पास में ऑलरेडी 92.5% ग्रेड यूरेनियम है, जिससे 7, 8, 9, 10 वो आर्सेनल बना सकता है। उसके पास में डेटोनेशन भी है। उसका एक जो सेंटर है वो खास करके इसीलिए यूज होता है, शायद उसका नाम मेरे ख्याल से संजारियन है, जहां पे कि ये ब्लास्ट टेस्ट फैसिलिटी है, वहां पे वो ऑलरेडी है, ब्लास्ट वो ऑलरेडी कर चुका है पहले भी, तो मतलब डेटोनेशन फैसिलिटी है। अब मिसाइल पे लॉन्च करने के लिए, क्योंकि ये जो एटॉमिक बम होते हैं ये ऐसे नहीं होते कि आप मिसाइल पे डाल के दीजिए जहां गिरेगा धमाका हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इसकी डेटोनेशन धमाके से लगभग 100 मिली सेकेंड्स पहले करनी पड़ती है, जिससे कि वो सरफेस के 50 मीटर ऊपर वो ब्लास्ट कर सके, जिससे कि मैक्सिमम डैमेज हो। ये टेक्नोलॉजी अलग होती है जो अभी फिलहाल ईरान के पास में नहीं है। तो पाकिस्तान दे सकता है उसको, तू भी रेडिकल, मैं भी रेडिकल, दे सकता है। तो ये चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। यानी क्या पाकिस्तान एक कदम उठाएगा? आपने बड़ा अलग अलग जगह इस चर्चा को घुमा दिया, और पाकिस्तान ऐसा कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान जब ये कह चुका है, एक वहां का एक शख्स है, उसका नाम जैद हामिद है, उसने कहा कि हमने चुरा के चीजों को बनाया। लेकिन दिलीप सर, भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है? भारत एक ऐसा देश है इस पूरे एरिया में जिसके ईरान से भी उतने ही क्लोज रिलेशन है, जिसके इजराइल से भी क्लोज रिलेशन है, जिसके अमेरिका से भी क्लोज रिलेशन है। भारत के लिए कितनी ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है डिप्लोमेटिकली? जियोपॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली हमारा सबसे जो ओल्ड एंड रिलायबल रिलेशनशिप है वो ईरान के साथ था। ऑयल लो, कल्चर लो, हमारा जो पुराना उनके रिश्ते जो थे उनके साथ, वो हम भूल नहीं सकते। और अभी तक जो रिएक्शंस आए हैं हम वो इसको भूल चुके हैं। इजराइल का रिलेशनशिप बहुत नया है और अमेरिका का रिलेशनशिप हॉट एंड कोल्ड इसके बीच में रहता है। इस वक्त हॉट है, पर हमें पता नहीं कि ये ट्रम्प कौन सी मोड़ पे कहां किस तरफ मुड़ेगा, किसी को वो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं मानता हूं कि हमारा एक परमानेंट एनिमी इसमें है। तो अभी तक जियोपॉलिटिकली हमने चाइना को माना है कि हमारा साथ देंगे नहीं, और वो पाकिस्तान के साथ होगा। तो ईरान एक लॉस है जो हमारा जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट है और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का पार्ट है। अब हमने उससे हाथ उठा चुका है और हमें अब इजराइल और अमेरिका के बीच में खेलना पड़ेगा। लेकिन इजराइल पिछले कई दिनों से भारत का एक टेस्टेड फ्रेंड भी रहा है। जब ऐसे मौके आए कि भारत को एकदम क्रिटिकल एट द एलान था और कुछ चीज़ों की सहायता पड़ी, तो इजराइल ने बिना नेगोशिएट किए उन चीज़ों